सबसे पहले बात बिहार की, जहां के अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। आरोप यह है कि किशनगंज में गंभीर रूप से बीमार महिला ने डॉक्टर्स ने उसे इसलिए देखने से मना कर दिया कि कहीं उसे कोरोना ना हो। इलाज के बगैर महिला की मौत हो गई तो घर वाले तोड़फोड़ पर उतर आए। हंगामे का ये वीडियो बिहार का है। किशनगंज के सदर अस्पताल में एक महिला की मौत हुई तो गुस्से में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि गंभीर रूप से बीमार एक महिला को किशनगंज के सदर अस्पताल में लाया गया था, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला को कोरोना संदिग्ध समझकर इलाज नहीं किया और पहले कोरोना टेस्ट करने को कहा। इसी पर 5 घंटे तक जद्दोजहद चलता रहा और महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। यहाँ आए तो यहाँ कोरोना का चेक होगा तो इसका चेक होगा। कितना बजे आए? आए थे 9:30 बजे के लगभग। क्या हुआ? नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्या बोला लोग? बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर, और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं कुछ किया। लास्ट में मर गया। मतलब पहले बोला कोरोना का जांच। हाँ, कोरोना हाँ। तीमारदारों के गुस्से के बाद अब डॉक्टर बैकफुट पर हैं। डॉक्टर साहब ने तो बताया कि मैं महिला को देखा हूँ, पहले से काफी गंभीर अवस्था में दूसरे जगह से रेफर करके आया गया था उनको, और बताया गया था कि कोरोना टेस्ट कर लो। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने देखा और उसको टेस्ट के लिए देखा, लेकिन 2 दिन कोर्स टेस्ट हो गया। बिहार के अस्पतालों की बदहाली की लगातार खबरें आ रही हैं। पटना का पीएमसीएच हो या एनएमसीएच या फिर किशनगंज का सदर अस्पताल, मरीजों का भरोसा टूटता जा रहा है। इस भरोसे का टूटना कोरोना से भी बड़ी समस्या है। गौरव कुमार, किशनगंज, आज तक। अगली खबर बिहार की ही है। राजधानी पटना में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीज ने दम तोड़ दिया। दरअसल मरीज के दोनों बेटे घर के बाहर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजार ही करते रह गए। करीब 14 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचा। सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। मात्र 2 आदमी हैं। अर्थी के लिए कंधा देने के लिए 4 आदमी होता है, लेकिन हम 2 आदमी हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक और तस्वीर। घर के बाहर ये लोग एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर के भीतर एक कोविड मरीज का शव पड़ा हुआ है। पर क्या करे, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेट कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ, मंत्री, सब जितना है थाना प्रभारी, सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं। हाँ। और अपने पिताजी को, बस 2 भाई हैं। हाँ सर, बस 2 भाई हैं। अपने जान पर खिलवाड़ कर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। कैसे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। करीब 14 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें ड्राइवर के अलावा कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। दोनों भाइयों ने खुद पीपीई किट पहनकर पिता के शव को एम्बुलेंस पर रखा। हमको तो एम्बुलेंस का सूचना मिला कि हमने मतलब लेकर के पहुंचे हम मतलब पेशेंट पार्टियों का दरवाजे पे। अब टीम के लोग तो हमको साथ रहते नहीं है। ये किन्होंने भेजा आपको? ये हमारे एसडीओ ने भेजे, मतलब पशुपतिनाथ और क्रिकेट का एसडीओ जो होते हैं एम्बुलेंस का, वो हमारी भेजे ड्राइवरों का। पटना सिटी के चौक हरमिंदर गली की यह तस्वीर
बिहार में कोरोना से चल रही जंग में लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह एक पीड़ित पर कोविड-19 मरीज के अंतिम संस्कार का जिम्मा छोड़ दिया गया, वो चिंता में डालने वाला है। नियम के तहत कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होना चाहिए ताकि इसका संक्रमण न फैल सके, लेकिन यहाँ तो परिवार को ही सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया गया। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार में स्वास्थ्य सेवा की क्या बदहाली है, ये आपने इन दोनों खबरों में देखा। इससे पहले हम पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की खबरें दिखा ही चुके हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मानने को ही तैयार नहीं कि उनका सिस्टम फेल है और लचर है। पर्ची बनवाने के फेर में अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक अदद बेड के लिए मरीजों को अस्पताल के कोने कोने का चक्कर काटना पड़ा। वो नहीं हो रहा है ना, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें अब मरीज को लेके, इसी तरह क्या करें यहाँ पे। अस्पताल में इलाज के बगैर मौत पर परिजन आपा खो रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि सब ठीक है। आज तक ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली की तरफ स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। कमाल है पांडे जी, जब पटना के 2 टॉप अस्पतालों में ही सिस्टम का दम फूला हुआ है तो फिर दूसरे अस्पतालों की क्या दशा होगी। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की जगह वो उल्टा मरीजों और उनके परिजनों को ही इशारे में कटघरे में खड़ा करते नजर आए। बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना। और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। स्वास्थ्य मंत्री आईसीएमआर की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये महिला तो अपने पति को रेफर कराकर एनएमसीएच पहुंची थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हमको वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है, हम क्या करें। गाड़ी में से मरीज को नहीं उतारेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बिहार में कोरोना महामारी से किस तरह से निपटा जा रहा है, इसे देखने आई केंद्रीय टीम भी इसमें सुधार का सुझाव दे चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय टीम बिहार की पीठ थपथपा कर गई है। मैं तो बैठक में था और जो उस टीम को लीड कर रहे थे लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दिनों से आज तक जिस प्रकार से कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। और खास करके जो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे का काम किया, हम लोगों ने लोगों को खोज के फिर उनके टेस्टिंग ट्रेसिंग की जो काम की, इस काम की सराहना बैठक में मेरे सामने उन्होंने किया। तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए इस महिला का रोना बेकार है। पति को भर्ती कराने के लिए इस महिला की जद्दोजहद भी यूं ही है।
आज देखिए अभी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। इलाज के बिना एनएमसीएच के बाहर मरीज की मौत पर घर वालों का मातम भी बेकार है, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सब ठीक है। उसको निकाल दिया गया। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। हम यहाँ चलो एनएमसीएच में कुछ होगा, यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो ये तो बात हुई कोरोना की। अब बात कर लेंगे बिहार में ही बाढ़ की स्थिति की। बिहार के 8 जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी नदी में उफान से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। इन्हीं में है सहरसा जिला। वहां पर महिसी प्रखंड की बात करेंगे, वहां की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह। बिहार में कोसी नदी का रौद्र रूप दिखाने के लिए इस वक्त हम सहरसा जिले के महिसी प्रखंड में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरली गांव की। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मुरली गांव का मुख्य सड़क मार्ग है जो कि अन्य गांवों को भी जोड़ता है, जहां लाखों की आबादी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कोसी में पिछले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि हुई है, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो नेपाल की तरफ से आया है, उसके बाद कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है और उस सड़क पर अब कोसी का पानी जो है आपको साफ तौर पर यहाँ दिख सकता है। आप देखिए इसकी वेग, देखिए किस तरीके से ये इतनी वेग में जो ये बह रहा है। जाहिर सी बात है ये डरावना है, भयावह है जो इस वक्त कोसी का रौद्र रूप है। कुछ लोगों से बात करते हैं, कब से ये हालात हैं? ये हालात 1 हफ्ता से है। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। ये मुख्य सड़क टूट चुका है और ये अभियंता की गलतियां थी जहां पुल नहीं पड़ा और लाखों आबादी है, कई पंचायतें हैं जो मैसी प्रखंड के मुख्य सड़क जो है वो जाती है इस गांव की तरफ। सारे गांव में तबाही है, बड़ी नाव नहीं है, डेंगी नाव से सारे लोग यहाँ से आर पार करके मुख्यालय को जाते हैं। इस सड़क पे पानी कब से आ गया? ये इस सड़क पर पानी करीब 1 हफ्ता से है और कल 3,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ तबाही मच रही है, सारे लोग परेशान है, प्रशासन और शासन कुछ नहीं है। यहाँ पे खड़ा रहना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की अब करंट देख सकते हैं कोसी नदी में, और ये हालात ऐसे हैं कि और भयावह होते जा रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित है। कोसी नदी के उफान ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है, वो इससे काफी परेशान है। सहरसा जिले के गांव का जायजा लिया आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने। कोसी ने जिस तरीके से जल तांडव मचाया है, उससे लाखों जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो चुकी है, प्रभावित है। इस वक्त हम मुरली गांव में मौजूद है जो कि सहरसा के महिसी प्रखंड में है और आप देख सकते हैं यहाँ हम रामविलास सदा के घर पे मौजूद है। ये यहीं के एक रहने वाले हैं। इनके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो कोसी का पानी वो भर चुका है। कमर भर पानी है, कहीं घुटने भर तक पानी है और इसी तरीके से जो है आप समझ सकते हैं इसके घर में इतना पानी भर आता है तो फिर जिंदगी किस तरीके से जो है वो तैरने लगती है। आप यहाँ पे देख लीजिए घर है रामविलास सदा का और घर के चारों तरफ जो कि आप किस तरीके से जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है और इसी में लोगों को अपनी जो जिंदगी है जीनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। इनके घर पर हर कुछ जो है वो लग रहा है तैर रहा है इस वक्त। रामविलास सदा से यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि घर में देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। रामविलास जी, ये बताइए कब से ये हालात है आपके गांव में? ये कब से, लगभग 3 साल से हालात है। अभी जो है 10 रोज से है। हर साल मतलब 3 साल से हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं। इस बार कब से आपके गांव में या आपके घर में पानी भरा? ये करीब 10 रोज से पानी भरा हुआ है। 10 रोज से? हाँ जी सर। तो मतलब कितना मुश्किल हो रहा है? पूरा चारों तरफ देख रहे हैं आपके गाँव में घर में पानी, सांप कुछ घुस जाता है घर के अंदर में, कीड़ा फतिंगा आ जाता है सर। कोई बीपीएल मट्टी नहीं देते। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी इतना भर सकेंगे। किसी तरह तो जीवन बिताते हैं और किसी तरह रोड पर रह कर अपना बाल बच्चा को व्यवस्था करते हैं, रोटी पानी खाते हैं।
कोई आपको मदद करने के लिए आता है, कोई सरकारी आदमी? कोई देखने वाला नहीं मुखिया है, नहीं कोई है, नहीं सदस्य है, कुछ नहीं कर सकता। बिहार के बाद अब रुक करेंगे असम का, जो कि बाढ़ से बेहाल है। हम असम से लगातार बाढ़ की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। असम के गोलाघाट से देखिए आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। गोलाघाट के उस गांव में हम पहुंचे हैं और ये पुष्पलाल का घर है, और ऐसे न जाने कितने घर हैं इस गांव में जो सब कुछ फिलहाल पानी के भीतर समाये हुए हैं। अमूमन इन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ की वजह से अगर आप यहाँ घरों की बनावट देखें तो वो इसी तरह होती हैं, जो ज़मीन से लगभग 7 से 8 फीट 10 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाढ़ का सामना हर साल करना पड़ता है, और अगर पक्के घर होंगे सामान्य तरीके से तो पानी में डूब जाएंगे। पानी का स्तर अगर असम की बाढ़ को देखें, और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो मानते हैं कि पानी का स्तर ये कम है, पानी इसके ऊपर भी जाता है। शहरों में घुटनों तक के पानी को लोग बाढ़ कहते हैं। असम में बाढ़ इस हद तक है कि सब कुछ डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसे सामान्य जिंदगी मानते हैं। यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा इससे दिखाइए कि ये बांस से बनाया हुआ घर है। घर के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं, ये एक सीमेंट का खंबा है और बाकी सब कुछ बांस से बनाया हुआ है। और ऐसे ही जगहों पर जहाँ लोग रहते हैं, मुश्किलों में हैं, उन तक मदद पहुँचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लो लाइन इलाकों में असम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी नाव भी नहीं है, और तब उनके पास सहारा होता है इस तरह से बांस से बनाए हुए नाव से अपने गंतव्य तक पहुंचने का, या गांव में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का। जाहिर है ये जोखिम भरा भी है, लेकिन ये हर साल की कहानी है। असम के गोलाघाट से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। राजस्थान के सियासी रण की अब बात करेंगे। राजस्थान की सियासी जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, और इसी पर पायलट गुट ने कैविएट दाखिल कर दिया है। गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप है। संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा की, उसमें सब इशू डिस्कस हुए, उसके बाद उन्होंने एम्पावरमेंट किया स्पीकर को। तो स्पीकर तो कोई व्यक्ति ही होगा, वही व्यक्ति जो स्पीकर के पद पर है उसी को तो निर्णय करना है। तो आपको अपील करने का मौका था, उसमें किसने मना किया कि आप अपना अपील नहीं करें। दरअसल राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों न उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया और स्पीकर को तब तक कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हर लोग जो भी जो पक्ष है वो इस बात की कोशिश करता है, वो दलील देता है कि उसका जो स्टैंड है वो सही है। तो उस दिशा में हर कोई एक प्रकार से स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए और कानूनी तरीका अपनाने के लिए। उधर सचिन पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और अपील की है कि अदालत उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे। इस बीच राजस्थान के सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत की। प्रधानमंत्री को चिट्ठी में गहलोत ने लिखा, मैं आपका ध्यान राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए किए जा रहे कुत्सित प्रयासों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता वो हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित करते हैं। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तब लिखी जब दिन भर उनके भाई के ठिकानों पर फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले खबर आई कि जोधपुर अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित घर, दुकान
और फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही है। इसके बाद देश के कई शहरों से छापे की खबर और तस्वीरें आई। मुंबई, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि स्कैम राज पहले चलता था और देश के साथ धोखाधड़ी कैसे करनी है और पैसे कैसे निकालने हैं। अब उस राज के बाद तो रेड राज खुद ब खुद चलेगा, क्योंकि रेड तो अगर कोई गलत काम किया होता उसी को पकड़ने के लिए, अगर आपने अपने समय काल में गलत काम नहीं किया होता तो रेड भी नहीं होती। राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबियों पर जांच एजेंसियों के शिकंजे से कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी के भजन का सहारा ले रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बकरीद में लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा कि हर हाल में कुर्बानी दी जाएगी। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह 4 तारीख की शाम 3 तारीख की शाम तक पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। खबर मैंने देखी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार बार अवगत कराया, दुर्भाग्य भर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने इंडिया आइडिया समिट में कल निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। इंडिया सेलिब्रेट्स openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. Friends, India is emerging as a land of opportunities. पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां पर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। आज उसका पहला दिन है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बता रही हैं कि किस तरीके से कोलकाता में इस वक्त लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि गुरुवार, शनिवार और अगले बुधवार इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन। सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। इस समय कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में पूरी तरह से गाड़ियों की संख्या आपको दिखेगी कि नहीं है। ऐसे में जहां एक और कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितना हो सके हर गाड़ी को चेक करें और ये जानकारी लें कि आखिरकार वो गाड़ी अगर एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है तो सड़कों पर क्यों है। तो वहीं साथ ही साथ गाड़ियों को रोककर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है और इन सब के बीच में लॉकडाउन को अगले जितने दिनों तक इस महीने रखा जाएगा, उसके बाद अगले महीने की प्रक्रिया फिर एक बार की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी कोई भी अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन तपन नस्कर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो 3 दिन का ये लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसमें 1 दिन का बीच में गैप दे दिया गया है। शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं होगा, आज यानी कि गुरुवार को लॉकडाउन है, फिर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन है। मनोज्ञा लोईवाल बताएंगे किस तरीके से जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनसे चालान वसूला जा रहा है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सिर्फ 3 दिन का लॉकडाउन कोरोना की चेन को तोड़ सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन को कुछ वक्त तक रखा जाए तब उसका असर दिखना शुरू होता है। ऐसे में 3 दिन का सिर्फ लॉकडाउन किस तरीके से जायज है, ये दरअसल आने वाला वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संख्या मरीजों की बढ़ रही है। ऐसे में चेकिंग की जा रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन जो कि 3 दिन का है उसका पालन करें। अब कोरोना के संक्रमण से जुड़े मामले आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना केस का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, 24 घंटे में कोरोना से 1,129 लोगों की जान गई है। एक दिन में भारत में कोरोना से ये सबसे ज्यादा मौत है। हालांकि 29,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल के आंकड़ों को अगर मिला लें तो देश भर में कोरोना के कुल मामले 12 लाख को पार कर गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। 7,82,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं।